तो चलिए शुरू करते हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी का चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द आई। मतलब हम उन दवाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारी आंखों पर असर करती हैं। अब इस चैप्टर में हम 3 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे: मायोटिक्स, माइड्रियाटिक्स और वो दवाई जो ग्लूकोमा के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। हम हर दवा की डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन, उसके एक्शन, डोज, इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, इन सबको एक एक करके समझेंगे। लेकिन चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक लाइन है जिसे आप अभी याद कर लीजिए, ये पूरे चैप्टर में आपके काम आएगी। मायोटिक्स कॉन्स्ट्रिक्ट, माइड्रियाटिक्स डायलेट। इसका सीधा सा मतलब है मायोटिक्स आंखों की पुतली को छोटा यानी कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं और माइड्रियाटिक्स पुतली को फैलाती हैं यानी डायलेट करती हैं। बस ये एक लाइन आपको इन 2 तरह की दवाओं का मेन फंक्शन हमेशा याद रखने में मदद करेगी। तो चलिए अब डिटेल में समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मायोटिक्स की। ये मायोटिक्स आखिर होती क्या हैं? तो देखिए, मायोटिक्स वो दवाएं हैं जो हमारे आंख की पुतली को सिकोड़ती हैं यानी कंस्ट्रिक्ट करती हैं, और ये ऐसा करती हैं सिलरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके। अब सवाल ये है कि इससे होता क्या है। जब ये मसल सिकुड़ती है तो हमारी आंख के कॉर्निया और आइरिस के बीच का एंगल बढ़ जाता है। इसके बढ़ने से आंख के अंदर जो लिक्विड होता है, जिसे एक्वियस ह्यूमर कहते हैं, उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। इससे आंख के अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, जो ग्लूकोमा जैसी बीमारियों में बहुत ज़रूरी होता है। मायोटिक्स को हम 2 मेन ग्रुप्स में बांटते हैं। एक है पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स जैसे पाइलोकार्पिन, और दूसरे हैं एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स जैसे नियोस्टिग्मीन। अब ये जो एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स हैं, ये भी 2 तरह की होती हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल दवाओं को याद रखने के लिए एक बहुत आसान सा मेमोनिक है: एवरी पर्सन नीड्स प्योर एयर। इसमें ई से एड्रोफोनियम, पी से फिजोस्टिग्मीन, एन से नियोस्टिग्मीन, पी से पायरिडोस्टिग्मीन और ए से एम्बिनोनियम है। इसे याद रखेंगे तो ये सारी दवाएं आपको आसानी से याद हो जाएंगी। चलिए रिवर्सिबल दवाओं में से एक नियोस्टिग्मिन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। नियोस्टिग्मिन एक कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है। इसका इस्तेमाल माइस्थीनिया ग्रेविस जैसी बीमारियों में मसल टोन को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करती है, यानी इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। देखिए, नियोस्टिग्मिन एक रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है। इसका मतलब ये उस एंजाइम को रोक देती है जो एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है। अब जब एसिटाइल कोलिन टूटेगा नहीं तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, और ज्यादा एसिटाइल कोलिन का मतलब है कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ज्यादा सिग्नल मिलेगा। एक बहुत ही जरूरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि नियोस्टिग्मिन ब्लड ब्रेन बैरियर को पार नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हमारे ब्रेन पर कोई असर नहीं करती, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़े साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ठीक है, तो नियोस्टिग्मीन काम कैसे करती है ये तो हमने समझ लिया, पर अब सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कब करना है और कब बिल्कुल नहीं करना है। तो पहली बात करते हैं इंडिकेशंस की, यानी इसके यूज क्या हैं। पहला, इसे मायोटिक्स के तौर पर यूज करते हैं, यानी पुतली को सिकोड़ने के लिए। दूसरा, मायस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में। और तीसरा, नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स के असर को रिवर्स करने यानी खत्म करने के लिए। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, मतलब वो कौन सी स्थितियां हैं जिनमें नियोस्टिग्मीन नहीं देनी चाहिए। तो अगर किसी को इससे हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी है तो नहीं देंगे। अगर किसी को ब्रोमाइड से कोई रिएक्शन हुआ हो तब भी नहीं। और अगर किसी को पेरिटोनाइटिस है या फिर इंटेस्टाइनल या यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट है तो भी इसे नहीं दिया जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दवा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, जो ऐसी रुकावट की स्थिति में बहुत खतरनाक हो सकता है। तो हमने मायोटिक्स को समझ लिया, जो पुतली को छोटा करती हैं। अब हम बात करेंगे ठीक इसके उल्टा काम करने वाली दवाओं की, यानी माइड्रियाटिक्स की। जैसा हमने शुरू में ही याद किया था, माइड्रियाटिक्स वो दवाएं हैं जो पुतली को फैलाती हैं, यानी डायलेट करती हैं। ये दवाएं आंख की फोकसिंग मसल्स को भी रिलैक्स कर देती हैं, जिसकी वजह से इनका एक कॉमन साइड इफेक्ट है ब्लर्ड विजन, यानी धुंधला दिखना। माइड्रियाटिक्स के 2 मेन ग्रुप्स होते हैं। पहले हैं पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स जो एसिटिलकोलिन को ब्लॉक करते हैं, और दूसरे हैं सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स जो एड्रेनालिन के एक्शन की नकल करते हैं। इन दवाओं का असर दिखने में लगभग 30 से 60 मिनट लगते हैं। माइड्रियाटिक्स को हम मेनली 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहली क्लास है एंटीकोलिनर्जिक्स, जिसमें आती है एट्रोपिन और ट्रोपिकामाइड। दूसरी है एड्रेनर्जिक्स, जैसे कि एड्रेनालिन और एफेड्रीन। तीसरी क्लास है जनरल एनेस्थेटिक्स, जैसे ईथर।
और चौथी है लोकल एनेस्थेटिक्स जैसे कोकेन। अब एग्जाम में इन चारों क्लासेस को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए भी एक सिंपल सा mnemonic है AGL, यानी एंड्स ऑलवेज गो लेफ्ट। यहाँ पहला ए है एंटीकोलिनर्जिक्स के लिए, दूसरा ए है एड्रेनर्जिक्स के लिए, जी है जनरल एनेस्थेटिक्स के लिए और एल है लोकल एनेस्थेटिक्स के लिए। इस mnemonic से आप इन चारों क्लासेस को कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अब एक बहुत ही ज़रूरी माइड्रियाटिक दवा एट्रोपिन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। एट्रोपिन एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है जिसके कई यूज़ हैं, जैसे कि ब्रैडीकार्डिया यानी जब दिल की धड़कन बहुत कम हो जाए तब इसे यूज़ करते हैं। सर्जरी से पहले सिक्रीशंस को कम करने के लिए भी देते हैं और कुछ तरह की पॉइजनिंग में ये एक एंटीडोट का काम भी करती है। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को समझते हैं। एट्रोपिन मस्करिनिक एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स को कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करती है। सरल भाषा में कहें तो ये एसिटिलकोलिन की जगह जाकर रिसेप्टर से जुड़ जाती है, जिससे एसिटिलकोलिन अपना काम नहीं कर पाता। ये एक नॉन स्पेसिफिक एंटागनिस्ट है, मतलब ये सभी पांचों तरह के मस्करिनिक रिसेप्टर्स M1 से M5 तक सबको ब्लॉक करती है। इसका एक्शन रिवर्सिबल होता है, यानी अगर एसिटिलकोलिन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो एट्रोपिन का असर कम हो सकता है। अब एट्रोपिन की डोज और उसकी यूजेजेस पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, इसकी डोज अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में आती है। अब इसके इंडिकेशंस यानी उपयोग की बात करते हैं। पहला और सबसे कॉमन यूज है माइड्रियासिस कॉज करने के लिए, यानी आंखों की जांच के लिए पुतली को फैलाना। दूसरा ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, जो कीटनाशकों से होती है, उसके इलाज में ये एक लाइफ सेविंग दवा है। तीसरा, ये एक एंटी सैलोगो का काम करती है, मतलब ये रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस को कम करती है। और चौथा, कुछ कार्डियक प्रोसीजर्स में वेगल स्टिम्युलेशन को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा धीमी ना हो जाए। अब देखते हैं कि एट्रोपिन का इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए, यानी इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं। कुछ खास कंडीशंस में एट्रोपिन देना बहुत रिस्की हो सकता है। ये कंडीशंस हैं ग्लोकोमा, पाइलोरिक स्टेनोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस, फीवर यानी बुखार, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन यानी यूरिन के रास्ते में कोई रुकावट और आइलियस। इन सभी कॉन्ट्राइंडिकेशंस को याद रखने के लिए भी एक मनोनिक है GPTFUI। यहाँ G का मतलब ग्लोकोमा, P का मतलब पाइलोरिक स्टेनोसिस, T का मतलब थायरोटॉक्सिकोसिस, F का मतलब फीवर, U का मतलब यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन और I का मतलब आइलियस है। इन सभी सिचुएशंस में एट्रोपिन प्रॉब्लम को और बढ़ा सकती है, इसलिए इसे देने से पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब हम अपने चैप्टर के आखिरी और एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर आते हैं, ग्लोकोमा। ग्लोकोमा, जिसे हम आम भाषा में काला मोतिया भी कहते हैं, एक ऐसी बीमारी है जो हमारी आंख की ऑप्टिक नर्व को डैमेज करती है। ये आमतौर पर तब होता है जब आंख के अंदर का प्रेशर, जिसे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में अंधेपन का एक बहुत बड़ा कारण है, जिसे सही इलाज से रोका जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी दवाएं इस प्रेशर को कम करने में मदद करती हैं। इन्हें 5 मेन क्लासेस में बांटा गया है। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स जैसे टिमोलोल, अल्फा एड्रेनर्जिक एगनिस्ट्स जैसे ब्रिमोनिडीन, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स जैसे लैटिनोप्रोस्ट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स और मियोटिक्स जैसे पिलोकार्पिन। ग्लोकोमा की दवाओं में से एक बहुत ही कॉमन और ज़रूरी दवा है टिमोलोल। टिमोलोल एक नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है। इसका मेन काम ऑक्यूलर हाइपरटेंशन या ओपन एंगल ग्लोकोमा जैसी कंडीशंस में आंख के अंदर के बढ़े हुए प्रेशर को कम करना है। इस प्रेशर को कम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही हमें अंधेपन से बचाता है। अब ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल तरीके से, ये आंख के अंदर बनने वाले लिक्विड यानी एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को ही कम कर देता है। जब लिक्विड कम बनेगा तो प्रेशर अपने आप ही कम हो जाएगा। अब ये जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं, ये टिमोलोल के एक्शन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले टिमोलोल आंख में मौजूद बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स से जाकर जुड़ जाता है और उन्हें ब्लॉक कर देता है। स्टेप 2, जब ये रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो एक्वस ह्यूमर का बनना यानी प्रोडक्शन कम हो जाता है। स्टेप 3, और इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? आंख के अंदर का प्रेशर यानी ऑक्यूलर प्रेशर कम हो जाता है। तो ये एक सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है जिससे टिमोलोल ग्लोकोमा के मरीजों की मदद करता है। ठीक है,
तो अब टिमोलॉल के क्लिनिकल प्रोफाइल को देख लेते हैं, मतलब इसे कब देना है और कब नहीं। इंडिकेशंस की बात करें तो ऑफ्थाल्मिक टिमोलॉल यानी जो आई ड्रॉप्स होती हैं, उनका इस्तेमाल बढ़े हुए इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के इलाज के लिए किया जाता है। इसकी ओरल फॉर्म यानी गोलियों का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में और माइग्रेन के सिरदर्द को रोकने के लिए भी करते हैं। अब आते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस पे। ये बहुत ज़रूरी है। टिमोलॉल को कुछ खास कंडीशंस में नहीं देना चाहिए, जैसे ओवर एक्टिव थायराइड, डायबिटीज़, माइस्थीनिया ग्रेविस और कुछ हार्ट कंडीशंस जैसे कंप्लीट हार्ट ब्लॉक और साइनस ब्रेडिकार्डिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि टिमोलॉल एक बीटा ब्लॉकर है और ये दिल की धड़कन को और धीमा कर सकता है, जो इन मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो चलिए इस पूरे चैप्टर को फटाफट से रिकैप कर लेते हैं, खासकर उन मेमोनिक्स को जो आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। रिवर्सिबल मायोटिक्स के लिए हमने क्या सीखा था? एवरी पर्सन नीड्स प्योर एयर। माइड्रियाटिक्स की 4 क्लासेस के लिए मेमोनिक था AAGL, एंड्स ऑलवेज गो लेफ्ट। और ग्लूकोमा की दवाओं के लिए आप एक और मेमोनिक याद रख सकते हैं, बैड एप्पल्स प्रोड्यूस कार्बन मेस्ट। ये आपको बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा एगोनिस्ट्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स और मायोटिक्स, ये सभी क्लासेस याद रखने में मदद करेगा। तो इन मेमोनिक्स को जरूर याद रखिएगा। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में।